निपेंथिस, ये कुछ पौधे जो सीटेट एग्जाम में पूछे जाते हैं उन सभी पॉइंट को हम इसमें देखेंगे। और ये जो पॉइंट है एनसीईआरटी बेस है और यही पॉइंट जो है एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। पहले हम देखते हैं निपेंथिस पौधा। क्या? निपेंथिस पौधा। निपेंथिस नामक एक पौधा है जो कहाँ कहाँ पाया जाता है, तो पहला प्रश्न यही पूछा जाता है। तो इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और भारत के मेघालय में पाया जाता है। यह है निपेंथिस पौधा। यह पौधा कीड़े मकोड़े और छोटे जीवों का शिकार करता है। ये किसका शिकार करता है? तो कीड़े मकोड़े और छोटे जीवों का। यह पौधा लंबे घड़े जैसा दिखता है। आपको बता दें यही पॉइंट डिट्टो जो है क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं, इसलिए हर एक पॉइंट को बहुत अच्छी तरह से देख लेना है। यह पौधा लंबे घड़े जैसा दिखता है जिसके ऊपर पत्ती का ढक्कन लगा होता है और इसमें से खुशबू निकलती है जिसकी वजह से कीड़े मकोड़े उसके अंदर फंस जाते हैं। और निपेंथिस पौधे को क्या कहते हैं? तो घटपर्णी पौधा भी कहा जाता है। अब थोड़ा सा मैं बातें बता दूं। पौधों के लिए, पौधों के विकास के लिए नाइट्रोजन अति आवश्यक है। कुछ पौधे तो नाइट्रोजन जो है वायु से ले लेते हैं, जबकि कुछ पौधे मिट्टी से लेते हैं। और जो मिट्टी से लेने वाले पौधे यानी जैसे जितने भी फलीदार पौधे हैं वे सभी किससे लेते हैं? तो मिट्टी से लेते हैं। अगर मिट्टी में भी हम लोग देखेंगे जो जड़ होती है फलीदार पौधों के, उसके जड़ में देखेंगे तो छोटे छोटे जो है गांठदार कुछ होते हैं, उसमें राइजोबियम पाया जाता है। तो प्रश्न कभी कभी पूछा जाता है कि जो पौधे होते हैं फलीदार वाले वह नाइट्रोजनीकरण के लिए भूमि में उनमें कौन से जीवाणु पाए जाते हैं? तो राइजोबियम। और जो निपेंथिस का पौधा होता है यह नाइट्रोजनीकरण के लिए जो है डायरेक्ट कीड़ों मकोड़ों से प्राप्त करता है। आगे देखते हैं बरगद। क्या? बरगद। बरगद के पेड़ की लटकन उसकी जड़ें होती हैं। ये टहनियों से निकलती हैं और बढ़ते बढ़ते ज़मीन के अंदर चली जाती हैं, जैसा कि यहाँ सब दिख रहे हैं। एक प्रश्न ऐसे ही डिट्टो पूछा जाता है, ऐसा कौन सा पौधा है जिसकी जड़ें टहनियों से निकलते हुए ज़मीन में जाती हैं? तो बरगद। और ये जो है जड़ें मजबूत खंभे की तरह एक पेड़ को सहारा देती हैं। अगला पौधा है रेगिस्तानी ओक। कौन सा? रेगिस्तानी ओक। ये भी वेरी इंपॉर्टेंट पौधा है और इससे भी क्वेश्चन जो है सीटेट में पूछे जाते हैं। ऑस्ट्रेलिया में रेगिस्तानी ओक पेड़ पाया जाता है जिसकी ऊंचाई 11 से 12 फीट होती है और इसकी पत्तियां बहुत कम होती हैं क्योंकि रेगिस्तान में जल पाया नहीं जाता है, जिसके कारण पत्तियां कम होती है। अगर पत्तियां ज़्यादा होती तो वाष्पीकरण ज़्यादा होता जिससे पेड़ पौधे सूख जाते, इसलिए रेगिस्तान के पौधों में पत्तियां कम पाई जाती हैं। और रेगिस्तानी ओक की जो जड़ें होती हैं ज़मीन के अंदर 250 से 300 फीट तक अंदर चली जाती हैं और तब तक जाती हैं जब तक कि पानी तक ना पहुंच जाएं। यह पानी पेड़ के तने में जमा होता है। जब कभी इस इलाके में पानी नहीं होता या पानी की कमी पड़ जाती है तो वहाँ के लोग इसके तने के अंदर पतला पाइप डालकर पानी निकाल लेते हैं। कितना अच्छा पौधा है। जहाँ पर जो रेगिस्तान में पानी की कमी होने पर इस पौधे से जो है पानी निकाल के पिया जाता है। आगे जंगल। ये वेरी इंपॉर्टेंट, इसमें जो पॉइंट लिखे गए हैं। जंगल अधिकार कानून 2007 के अनुसार जो लोग 25 सालों से जंगलों में एक जगह रह रहे हैं
तो यह कानून उन्हें अधिकार देता है कि वह इस जगह पर जो चाहे वह उगा सकते हैं, उन्हें हटाया नहीं जाएगा। यानी 25 साल से अगर जंगल में रहो तो वो जंगल का एरिया किसका हो जाएगा, जो रहेगा उसका हो जाएगा। जंगल का संरक्षण वहाँ की ग्राम सभा करती है। खानों की खुदाई और बांधों का निर्माण करने के लिए जंगल खत्म होते जा रहे हैं। आगे देखते हैं कृषि। क्या? कृषि। कृषि एक प्राथमिक क्रिया है। फसलों, फलों, सब्जियों, फूलों को उगाना और पशुधन पालना इसमें शामिल है। विश्व में 50% लोग कृषि से संबंधित क्रियाओं में संलग्न हैं। भारत की 2/3 जनसंख्या अब तक कृषि पर निर्भर है। जिस भूमि पर फसलें उगाई जाती हैं कृषिगत भूमि कहलाती हैं। एक ही प्रकार की फसल उगाने से कई केमिकल्स को यूज करने से जमीन बंजर हो जाती है। अगला पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट, एग्रीकल्चर, कृषि। मृदा की जुताई, फसलों को उगाना और पशुपालन का विज्ञान एवं कला है। इसे खेती भी कहते हैं। सेरीकल्चर क्या है? तो रेशम कीटों का पालन करना, यह सेरीकल्चर कहलाता है। पीसीकल्चर क्या है? तो मत्स्य पालन क्या कहलाता है? पीसीकल्चर कहलाता है। विटीकल्चर क्या है? तो अंगूरों की खेती। हार्टिकल्चर क्या है? तो वाणिज्यिक उपयोग के लिए सब्जियों, फूलों और फलों को उगाना। आगे देखते हैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बीज। बीजों को प्राचीन समय में सूखी लौकी में रखकर उस पर मिट्टी का लेप कर देते थे और नीम की पत्तियां इन्हें कीड़ों से बचाती थी। पौधे स्वयं भी अपने बीजों को दूर फेंक देते हैं और कपड़ों में चिपक कर पानी के जरिए भी एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाते हैं। सोयाबीन की फलियां पककर फट जाती हैं और उसमें से बीज बाहर निकल जाते हैं। काली मिर्च, सौंफ, गेहूं आदि बीज होते हैं। नाशपाती, भिंडी, करेला, खीरा, टमाटर, चीकू आदि में बीज होता है। मिट्टी में गोबर मिलाने से मिट्टी में कीड़ा नहीं लगता। कपड़ों में बंधा हुआ बीज पानी में भिगोए गए बीज की तुलना में जल्दी से अंकुरित हो जाता है, क्योंकि कपड़े में बीज सांस लेने में सक्षम होते हैं। यदि बीज को कपड़े में बांध दिया जाए और उनमें से आधे अंकुरित हो जाएं, आधे नहीं, तो इसका कारण होता है या तो बीज क्षतिग्रस्त होंगे या बीज में से टूट गए होंगे बीच में से, या बीज में कीड़े लग चुके होंगे। सब्जियां। अधिकतर सब्जियां पौधों के फूल होती हैं और कुछ सब्जियां पौधों का फल भी होती हैं। लोहा, गुड़, आंवला और हरे पत्तेदार सब्जियों में मिलता है। वेरी इंपॉर्टेंट है। लोहा कहाँ मिलता है? तो गुड़ में, आंवला में, पालक में और हरी पत्तेदार सब्जियों में मिलता है। विदेश से आने वाली सब्जी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। हरी मिर्च, टमाटर, आलू ये साउथ अमेरिका से आया है। गोभी और मटर यूरोप से आई है। कॉफ़ी, बीन्स और भिंडी अफ्रीका से आई है। सोयाबीन चीन से आई है। अब अगले पॉइंट देखते हैं, पौधे का वह भाग जिसे हम खाते हैं। जड़ किसका खाते हैं? तो मूली, गाजर, चुकंदर, इन सभी का खाने वाला भाग क्या है? तो जड़ है। तना खाने वाला भाग क्या है? आलू,
प्याज, अदरक, लहसुन, इन सभी के क्या खाते हैं? तो हम सभी तना खाते हैं। पत्ती किसका किसका खाते हैं? तो धनिया, पत्ता गोभी, अरबी, पालक, कढ़ी पत्ता, इन सब के हम लोग क्या खाते हैं? तो पत्ती खाते हैं। बीज किसके किसके खाते हैं? तो चना, बाजरा, सरसों, गेहूँ, धान के हम लोग बीज खाते हैं। फूल किसके खाते हैं? तो सहजन, केला, कचनार, इन सभी के क्या खाते हैं हम लोग? तो फूल खाते हैं। फली में मटर, मटर के क्या खाते हैं? तो फली। आगे घास, घास का पौधा जितना ज़मीन के ऊपर होता है उससे कहीं ज़्यादा ज़मीन के अंदर फैला हुआ होता है। घास की जड़ें बहुत मजबूत होती हैं, इन्हें खुरपी से खोदकर निकाला जा सकता है। जड़ें पौधों को सहारा देती हैं, जल तथा खनिजों को अवशोषित करती हैं। आप सभी लोग बताइए कि जो जल होता है ये जमीन से पौधे के ऊपरी भाग तक किस कारण जाता है? तो कमेंट बॉक्स में बताइए। तो ये केशकत्व के कारण जाता है। किसके? केशकत्व। जिस मैदान में 1 टन बीज बोए जाते हैं उसे 1 टन जमीन बोलते हैं। यही प्रश्न पूछ लिया जाता है। ये सारे पॉइंट। कुड़ुक झारखंड की एक आदिवासी जनजाति है। कुड़ुक भाषा में जंगल को तोरांग कहते हैं। प्रश्न इंपॉर्टेंट पूछा जाता है कि जंगल को क्या कहा जाता है? तो तोरांग। भारत के उत्तर पूर्वी क्षेत्रों में स्थानीय कृषि होती है। स्थानीय कृषि करने का रिवाज है। कुछ पौधे बिना बोए खेतों में अपने आप उग जाते हैं, जिन्हें खरपतवार कहते हैं। इन्हें निकालना जरूरी होता है, नहीं तो सारा खाद और पानी यही ले लेते हैं और फसल कम होती है। आगे देखते हैं क्रोटोन पौधे। कौन सा? क्रोटोन पौधे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं। क्रोटोन पौधे जमीन के बारे में उसकी दशा को बता देते हैं, यानी सिग्नल दे देते हैं कि क्रोटोन पौधे की जड़ जमीन में ज़्यादा गहरी नहीं जाती है। इसलिए जब मिट्टी सूखने लगती है तो इस पौधों की पत्तियां सूखने लगती हैं और झड़ने लगती हैं, जिससे मिट्टी का पता चल जाता है कि मिट्टी सूख रही है। तो यह एक प्रकार का सिग्नल होता है। आगे देखते हैं प्रकाश संश्लेषण। पत्तियां पादप की खाद्य फैक्ट्रियां हैं। जल एवं खनिज वाहिकाओं द्वारा पत्तियों तक पहुंचाए जाते हैं। ये वाहिकाएं नली के समान होती हैं, जड़, तना, शाखाओं एवं पत्तियों तक फैली होती हैं। पत्तियों में एक हरा वर्णक होता है जिसे क्लोरोफिल कहते हैं। क्लोरोफिल सूर्य के प्रकाश यानी सौर प्रकाश की ऊर्जा संग्रहण करने में पत्ती की सहायता करता है। इस ऊर्जा का उपयोग जल एवं कार्बन डाइऑक्साइड से खाद्य संश्लेषण में होता है, क्योंकि खाद्य संश्लेषण सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होता है, इसलिए इसे प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। पत्तियों द्वारा सौर ऊर्जा संग्रहित की जाती है तथा पादप में खाद्य के रूप में संचित हो जाती हैं। आगे देखते हैं झूम खेती। झूम खेती का तरीका बिल्कुल अलग है। यह एक फसल काटने के बाद जमीन को कुछ साल तक ऐसे छोड़ देते हैं, उसमें खेती नहीं करते। इस जगह जो बांस या जंगल उग जाते हैं उसे उखाड़ते नहीं, बस गिराकर जला देते हैं। यह राख जमीन में खाद का काम करती है। आप सभी लोग बताइए, भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जो पूर्णतः जैविक है, यानी जैविक कृषि पर आधारित है? तो कौन सा राज्य है? असम।
जमीन को जलाते हुए आसपास के पेड़ ना जले, जंगलों को नुकसान ना पहुँचे, इसका भी ध्यान रखना पड़ता है। फिर जब इस जमीन में खेती की बारी आती है तो जमीन को जोता नहीं जाता, मिट्टी को हल्के से हिलाकर बीज छिड़क देते हैं। एक ही खेत में अलग अलग तरह के बीज जैसे मकई, सब्जियां, मिर्च और चावल बोए जाते हैं। फसल के समय भी अनचाही घास और पौधों को उखाड़ते नहीं हैं, उन्हें गिरा देते हैं ताकि वे जमीन की मिट्टी में मिल जाए। इससे भी जमीन उपजाऊ बनती है। स्थानांतरित खेती या झूम खेती उत्तर पूर्वी पर्वतीय तथा आदिवासी क्षेत्रों में की जाती है। इसे जनजातीय कृषि भी कहा जाता है। बनते हैं तो देखते हैं, मधुमक्खी पालन बिहार के मुजफ्फरपुर के बोचाहा गांव के इस इलाके में लीची के पेड़ बहुत अधिक पाए जाते हैं। लीची के फूल मधुमक्खियों को बहुत लुभाते हैं, इसलिए इस क्षेत्र के लोग मधुमक्खी पालकर शहद बनाने का काम करते हैं। तो मधुमक्खी से जो ग्राम पूछा जाता है, मुजफ्फरपुर का बोचाहा ग्राम पूछा जाता है, जो कहाँ है, बिहार में स्थित है। यहाँ पर अक्टूबर से दिसंबर मधुमक्खी के अंडे देने का समय होता है और यही मधुमक्खी पालन शुरू करने का भी सही समय होता है। मधुमक्खी पालन को एपीकल्चर कहते हैं। और लीची के फूल किस महीने में खिलते हैं, तो फरवरी में खिलते हैं। ये सारे पॉइंट जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। यही सारे पॉइंट सीटेट में पूछे जाते हैं। मधुमक्खी के हर छत्ते में एक रानी होती है जो अंडे देती है। छत्ते में कुछ नर मक्खी भी होते हैं। छत्ते में बहुत सारे काम करने वाली मक्खियाँ भी होती हैं। यह दिन भर काम करती हैं। शहद के लिए फूलों का रस ढूंढती हैं। और जब किसी मधुमक्खी को रस मिल जाता है तो वह एक तरह का नाच करती हैं, जिसे दूसरी मक्खियों को भी पता चल जाता है कि वहाँ पर रस है। मधुमक्खी रस से शहद बनाती है। छत्ता बनाने का काम भी इन्हीं का होता है और बच्चों को पालने का भी काम इन्हीं का होता है। मधुमक्खी पालन में बक्से का प्रयोग किया जाता है। इस बक्से में चीनी का मीठा घोल डाला जाता है। एक तो यही प्रश्न पूछा जाता है, किस चीज़ का घोल डाला जाता है, तो चीनी का। नर मक्खी छत्ते के लिए कुछ खास काम नहीं करते। मधुमक्खी के डंक में फार्मिक अम्ल होता है। फार्मिक अम्ल के कारण ही मधुमक्खी अगर चोक देती है, डंक मार देती है, तो वह जो है जलन सा होता है। इग्लू, अभी हाल ही में जो जुलाई में पेपर हुआ था उसमें ये क्वेश्चन पूछे गए थे और यही पॉइंट पूछे ही जाते हैं। इग्लू बर्फ के घर टुंड्रा प्रदेश में पाए जाते हैं। ये घर एस्किमो प्रजाति द्वारा बनाए जाते हैं और इन घरों को इग्लू कहते हैं। तो किस जनजाति द्वारा बनाए जाते हैं, तो एस्किमो प्रजाति द्वारा। ये कहाँ पे पाई जाती है, तो टुंड्रा प्रदेश में। आगे देखते हैं चांगथांग। ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है। चांगथांग पश्चिमी और उत्तरी तिब्बत में एक ऊंचा पठार है। पठार क्या होता है, तो पर्वत से छोटा जो है पहाड़ी होती है और पहाड़ी से छोटा जो ऊंचाई में पठार होते हैं। यह पठार 5000 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है, जो कुछ हद तक भारत के लद्दाख क्षेत्र के दक्षिण पूर्व में फैला हुआ है। यहाँ चांगपा नामक
नाम की प्रजाति है जिसकी कुल आबादी कुल 5000 लोग हैं। यह हमेशा अपनी भेड़ बकरी के साथ घूमते रहते हैं। चांगपा लोग अपने टेंट को रैबो कहते हैं। एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि अपने टेंट को क्या कहते हैं, तो रैबो। यहाँ सर्दियों में 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलती है। चांगपा की भाषा में चांगथांग का मतलब होता है ऐसी जगह जहाँ कम लोग रहते हैं। एक प्रश्न पूछा जाता है, ऐसा कौन सा स्थान है जहाँ पे एक भी पेट्रोल पंप नहीं है, तो यही लद्दाख में। रेबो अर्थात टेंट के पास एक जगह होती है जिसे ये लोग लेखा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लेखा। जहाँ ये अपनी बकरी और भेड़ों को रखते हैं। लेखा की दीवारें पत्थरों की बनी होती है। हर परिवार अपने जानवर पर विशेष प्रकार का चिन्ह बनाया रहता है। औरतें और छोटी बच्चियां जानवरों को गिनकर चराने ले जाती हैं और फिर लौटकर इन्हें दोबारा गिनती हैं। यह लोग अपनी बकरियों को ऊंचाई और ठंडी जगह पर चराने ले जाते हैं जिससे बकरियों के बाल घने और मुलायम होते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अगला है पश्मीना शाल। विश्व प्रसिद्ध पश्मीना शाल। पश्मीना शाल चांगपा लोगों द्वारा पाली गई बकरियों के बालों से बनती है। जिन बकरियों से मुलायम पश्मीना ऊन मिलती है वह बहुत ऊंचाई पर लगभग 5000 मीटर ऊपर रहती है। ठंडे में टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस से -40 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है। बकरी के शरीर पर गर्म बालों का कोट बन जाता है। इनमें से कुछ बाल बकरियां गर्मियों में गिरा देती हैं जिनका प्रयोग पश्मीना शाल बनाने में होता है। इनका एक बाल इतना पतला होता है कि इनके 6 बाल हमारे एक बाल के बराबर होते हैं। यह शाल हाथ से बनाए जाते हैं। लगभग 250 घंटे, टाइम भी याद रखना, लगभग 250 घंटे की बुनाई के बाद एक प्लेन शाल बनता है और एक पश्मीना शाल 6 स्वेटर जितना गर्म होता है। ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि एक पश्मीना शाल कितने स्वेटर बराबर गर्मी देती है, तो 6। आगे ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ब्रेल लिपि। लुइस ब्रेल फ्रांस के थे। 3 साल की उम्र में अपने पिता के औजारों से खेलते हुए उनकी आंखों की रोशनी चली गई थी। पढ़ाई में बहुत रुचि थी तो यह पढ़ने और लिखने के विभिन्न तरीके सोचने लगे। फिर एक नया तरीका निकाला जो बाद में लुई स्क्रिप्ट के नाम से जाना गया। मोटे कागज पर नुकीली चीज से 6 बिंदुओं को उभारा जाता है। एक प्रश्न यही पूछा जाता है कि कितने बिंदु होते हैं, तो 6 बिंदु। फिर उभरे हुए बिंदु पर उंगलियों के सहारे इन्हें स्पर्श करते हुए पढ़ा जाता है। यह ब्रेल लिपि कहलाती है। यह स्क्रिप्ट 6 बिंदुओं पर आधारित होती है। आगे देखते हैं ग्रेगर जॉन मेंडल। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ग्रेगर मेंडल का जन्म एक गरीब परिवार में हुआ था जो 1822 ईस्वी में हुआ था। इन्हें 7 साल तक मठ के बगीचों में 28,000 पौधों पर बारीकी से कई बार प्रयोग किए और ढेरों आंकड़े इकट्ठे किए। मटर के पौधे के कुछ गुण होते हैं जो जोड़ियों में पाए आते हैं, जैसे बीज या तो मुलायम होगा या खुरदुरा।
और इनसे निकली अगली पीढ़ी के बीजों में भी बीज या तो मुलायम होंगे या फिर खुरदुरे। बीज का रास्ता कुछ नहीं होता है। आगे ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है, अल-बिरूनी। कौन? अल-बिरूनी। जितने भी पॉइंट लिखे गए हैं यही पॉइंट से ही एग्जाम में पूछे जाते हैं। बिल्कुल अगर बोरिंग लगे तो भी आराम से एक बार पढ़ लीजिए ताकि जो है दिक्कत नहीं होने वाला है। 1000 से भी ज़्यादा साल पहले एक यात्री भारत आया, इसका नाम था अल-बिरूनी। अल-बिरूनी जिस देश से आया था उसका नाम था उज़्बेकिस्तान। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये पॉइंट है, पूछा जाता है। और पिछले जुलाई में भी यही प्रश्न पूछा गया था कि जो है अल-बिरूनी कहाँ का निवासी था, तो उज़्बेकिस्तान। अल-बिरूनी ने बहुत ही बारीकी से चीज़ों और जगहों को देखा और उनके बारे में लिखा। खास तौर से वे जो उन्हें अपने देश से अलग लगी। अल-बिरूनी उस समय के तालाबों के बारे में लिखते हैं कि यहाँ के लोग तालाब बनाने में तो माहिर हैं। अगर हमारे देश के लोग इन्हें देखेंगे तो हैरान ही रह जाएंगे। ये बहुत बड़े बड़े भारी पत्थरों को लोहे के कुंडों और सरियों से जोड़कर तालाब के चारों तरफ चबूतरे बनाए जाते हैं। इन चबूतरों के बीच में ऊपर से नीचे जाती हुई सीढ़ियों की लंबी कतारें होती हैं। लोगों के उतरने चढ़ने के रास्ते अलग अलग होते हैं, जहां कभी भीड़ लगने से परेशानी नहीं होती है। आज इतिहास पढ़ने वाले लोगों को अल-बिरूनी की किताबों से उस जमाने के बारे में बहुत कुछ पता चलता है। आगे हैं बछेंद्री पाल। बछेंद्री पाल भारत की पहली और विश्व की 5वीं महिला थी जिन्होंने माउंट एवरेस्ट की चोटी पर चढ़ाई की। बछेंद्री पाल बचपन में एक पिकनिक में गई थी जहां वे 4000 मीटर ऊंची चोटी पर चढ़ गई थी। तब ये कुल 12 वर्ष की थी। ये उत्तराखंड के गढ़वाल एरिया में नाकुरी गांव में बड़ी हुई थी। इन्होंने नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग से अपनी ट्रेनिंग ली। इनके गाइडर ब्रिगेडियर ज्ञान सिंह थे। 1984 में माउंट एवरेस्ट में जाने के लिए टीम मेंबर बनी और 23 मई दोपहर 1:07 पर अपना पहला कदम 8848 मीटर ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर रखा। इनके साथ एक और मेंबर भी गई थी। ये एक साथ कदम नहीं रख पाए क्योंकि वहाँ जगह नहीं थी। तो पहले इन्होंने अपना कदम रखा, उसके बाद अपना सिर झुकाया, झंडा फहराया और तस्वीरें ली। माउंट एवरेस्ट को नेपाल में सागर माथा भी कहते हैं और माउंट एवरेस्ट जो है तिब्बत में स्थित है। आगे कर्दम मल्लेश्वरी। वेरी वेरी इनका भी पॉइंट है इम्पोर्टेंट। ये एक वेट लिफ्टर है, आंध्र प्रदेश की रहने वाली हैं। तो कर्दम मल्लेश्वरी कहाँ के रहने वाली हैं, तो आंध्र प्रदेश की। और ये क्या है, वेट लिफ्टर हैं। ये 130 किलोग्राम तक का भार उठा लेती हैं। भारत के बाहर इन्होंने 29 मेडल जीते हैं। ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चमकता सितारा। सूर्यमणि एक चमकता सितारा यानी गर्ल स्टार है। चमकते सितारे उन साधारण लड़कियों की असाधारण कहानियां हैं जिन्हें स्कूल जाकर अपनी जिंदगी बदल दी।
सूर्यमणि चाहती थी कि लोग त्योहारों पर अपने गीत गानों को गाएं, उन्हें भूले ना और अपने पहनावों को चाव से पहने। जड़ी बूटियों की समझ और बांस की चीज़ों बनाने की कला बच्चे भी सीखें। अपनी स्कूल की भाषा तो सीखे ही, अपनी कुड़क भाषा का रिश्ता भी उससे जोड़े। यह सब तोरांग केंद्र में होता है। तोरांग में कुड़ुक भाषा समाज, ये भी प्रश्न पूछा जाता है। तोरांग में कुड़ुक समाज और अन्य आदिवासियों की खास किताबों को संभाल कर रखा गया है। गाने बजाने की कई चीज़ों जैसे बांसुरी, तरह तरह के ढोल भी हैं। सूर्यमणि 21 साल की थी जब उसने वासवी दीदी और कई लोगों की मदद से एक केंद्र खोला। उसने इस जगह का नाम तोरांग रखा और कुड़ुक भाषा में तोरांग का मतलब है जंगल। कुड़ुक भारत, नेपाल, भूटान तथा बांग्लादेश में बोली जाती है। भारत में यह बिहार, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड एवं पश्चिम बंगाल के उराव जनजातियों द्वारा बोली जाती है। इसको उराव भाषा भी कहते हैं। आगे सुनीता विलियम्स, इनकी तो बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है। सुनीता विलियम्स 360 किलोमीटर दूर स्पेस में गई थी। सुनीता विलियम्स ने 6 महीने से ज़्यादा अंतरिक्ष में समय बिताया है। वे सबसे लंबे समय तक स्पेस में रहने वाली महिला बन गई हैं। सुनीता विलियम्स के अनुभव स्पेसशिप में, इन्होंने बताया कि वहाँ एक जगह बैठ नहीं पाते थे और एक जगह बैठने के लिए एक जगह से दूसरी जगह तैरते रहते थे और एक जगह बैठने के लिए खुद को बांधना पड़ता था। स्पेस में पानी भी नहीं रुकता था, बुलबुले बन के फ्लोट करता था। जब चेहरा या हाथ धोने के लिए बबल जो है पकड़ना पड़ता था और कागज गीला करना पड़ता था। वहाँ कंघी करने की आवश्यकता नहीं थी क्योंकि बाल हमेशा कैसे होते थे, ऐसे खड़े रहे होते थे। वहाँ टहल नहीं सकते थे और फ्लोट करने की आदत हो गई थी। एक जगह पर रुकने के लिए खुद को बांधना पड़ता था। नील आर्मस्ट्रांग ने चांद पर उतरने वाले प्रथम व्यक्ति थे। वे चांद पर 1969 में गए थे। भारत अर्जेंटीना के विपरीत देशांतर पर है, इसलिए भारत के लोग अर्जेंटीना के लोगों के सापेक्ष उल्टे हैं। आगे देखते हैं परिवार। एकल परिवार में माँ बाप और उनके बच्चे होते हैं, जबकि संयुक्त परिवार में दादा दादी, चाचा, बुआ, माँ बाप और बच्चे होते हैं, या नाना नानी, मामा मामी, मौसी, माँ बाप और बच्चे होते हैं। एनसीएफ 2005 के अनुसार कक्षा 3 से 5 तक के पर्यावरण अध्ययन को 6 थीमों में विभाजित किया गया है, जो इस प्रकार हैं: परिवार एवं मित्र, भोजन, पानी, आवास, यात्रा और चीज़ें जो हम बनाते हैं और करते हैं। ये वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट है, ये याद कर लीजिएगा, यहाँ से क्वेश्चन 100% आते हैं। सेलेक्टेड है और यहाँ से जो क्वेश्चन यानी सीटेट में ईवीएस में उठते हैं वही लाइन ही लिखी गई है, तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इसको बिना स्किप किए
पूरा देख सकते हैं और इसे नोट्स भी बना सकते हैं। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। पहले हम लोग देखते हैं तरुण भारत संघ। क्या? तरुण भारत संघ। तरुण भारत संघ भारत का गैर सरकारी संगठन है जो जल संरक्षण व जल के अनुशासित उपयोग को लेकर लोगों को जागरूक करने का काम करता है। तरुण भारत संघ ने पिछले 25 वर्षों में देश भर में 10,000 से ज़्यादा जोहड़ तालाब बनवाए हैं। आगे, कुआं या बावड़ी। सीढ़ीदार कुआं या बावड़ी जल भंडारण के संरक्षण की पारंपरिक व्यवस्था के साथ जल स्रोत के रूप में भी उपयोगी होते हैं। कुएं सूखने के प्रमुख कारण। पानी को मोटर से निकाला जा रहा है जिससे जमीन का पानी कम होता जा रहा है। झील कम हो रही है जहां वर्षा का पानी इकट्ठा होता था। पेड़ और पार्क के चारों ओर मिट्टी को सीमेंट से ढका जा रहा है जिससे वर्षा का पानी जमीन तक नहीं पहुंच पाता। आगे, घड़सी सर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। सर यानी तालाब। इसे जैसलमेर के राजा घड़सी ने लोगों के साथ मिलकर बनवाया था। इसके दोनों तरफ पक्के घाट, सजे हुए बरामदे, कमरे, बड़े हाल आदि थे। मीलों तक फैले इस घड़सी सर में बारिश का पानी इकट्ठा होता था। तालाब इस तरह बनाया गया था कि जब वह पानी से भर जाता था तब बाकी पानी बहकर नीचे बने हुए तालाब में चला जाता। जब वह भी पूरा भर जाता तो पानी तीसरे तालाब में चला जाता। इस तरह कुल 9 तालाब एक दूसरे से आपस में जुड़े हुए थे। पूरे साल पानी की कोई परेशानी नहीं होती थी, पर आज घड़सी सर जैसे उजड़ सा गया है। 9 तालाबों के रास्ते में मकान और कॉलोनियां बन गई हैं। यहाँ इकट्ठा होने वाला पानी अब तालाब की तरफ ना जाकर बेकार बह जाता है। आगे, गैस वेरी इंपॉर्टेंट ये भी है। द्रव से गैस में परिवर्तन होने की प्रक्रिया वाष्पीकरण कहलाती है। वाष्पीकरण की प्रक्रिया उस समय सबसे धीमी होती है जब सतह क्षेत्र और तापमान दोनों में कमी होती है। जब सतह का क्षेत्र बड़ा होता है तो तापमान कम या अधिक होने की स्थिति में भी वाष्पीकरण होता है। कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, मीथेन आदि ग्रीन हाउस गैसें होती हैं। ये गैसें जलवायु परिवर्तन के लिए जिम्मेदार होती हैं और इनसे विश्व में गर्मी बढ़ रही है। भारत में क्लोरोफ्लोरोकार्बन पर रोक लगा दी गई है। CO गैस को दमघोंटू गैस कहते हैं। CFC गैस ओजोन क्षरण के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। CO2 गैस ग्लोबल वार्मिंग के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। आगे, पेट्रोलियम। पेट्रोलियम प्राकृतिक रूप से बनता है पर इसके बनने की गति बहुत धीमी होती है। इसके बनने में लाखों करोड़ों साल लग जाते हैं। जमीन से निकलने वाला कच्चा तेल गहरे रंग का गाढ़ा तरल पदार्थ होता है जिसमें गंध होती है। इसे रिफाइन किया जाता है। रिफाइन होने के बाद इससे मिट्टी का तेल, डीजल, पेट्रोल और वायुयान में प्रयोग होने वाला ऑयल, LPG, मोम, कोलतार, ग्रीस बनाए जाते हैं। आगे, वेरी इंपॉर्टेंट ये भी है, गोलकुंडा फोर्ट। गोलकुंडा फोर्ट हैदराबाद में है। दीवार का भाग एक गोलाकार शेप में है जिसे बेसन्स या बुर्ज कहते हैं।
गोलकुंडा की बाहरी दीवारों पर ऐसे 87 बुर्ज हैं। कुतुबशाही सुल्तानों ने गोलकुंडा में 1518 से 1687 तक शासन किया। इससे पहले 1200 ईस्वी में गोलकुंडा किला मिट्टी का बना हुआ था। ऊंची और गोल दीवारें दूर तक देखने में मदद करती थी, जिससे आक्रमण का पता चला जाता था। औरंगजेब यहां आक्रमण करने आया था, पर असफल रहा। लगभग 8 महीने तक किले के बाहर अपनी सेना के साथ रहा। किले के चारों तरफ खाई थी, जिस वजह से आक्रमण नहीं कर पाया था। उस समय कांस्य की बंदूकें बनती थी। हजारों सालों से घुमंतू वर्ग कांस्य चीजें बनाते आ रहे हैं। कांस्य तांबे और टिन की मिश्र धातु है। सुल्तान अबुल हसन संगीत और कुचिपुड़ी डांस का शौकीन था। मिड डे मील क्या? मिड डे मील मध्याह्न भोजन स्कीम देश के 2408 ब्लॉकों में एक केंद्रीय प्रायोजित स्कीम के रूप में 15 अगस्त 1995 में आरंभ की गई। वर्ष 1997-98 तक यह कार्यक्रम देश के सभी ब्लॉकों में आरंभ कर दिया गया। उस समय 2003 में इसका विस्तार शिक्षा गारंटी केंद्रों और वैकल्पिक व नवाचारी शिक्षा केंद्रों में पढ़ने वाले बच्चों तक कर दिया गया। आगे दांडी यात्रा। सन 1930 में अंग्रेजों ने भारत के आम लोगों को नमक बनाने पर पाबंदी लगा दी, जिस कारण गांधी जी ने दांडी यात्रा शुरू की। गांधी जी का कहना था, जो चीज़ हमें कुदरत ने दी है उसे बनाने पर बंदिश कैसी। उन्होंने लोगों के साथ मिलकर अहमदाबाद से दांडी के समुद्र तट तक एक लंबी यात्रा की और इस गलत कानून को तोड़ा। जल एक महत्वपूर्ण नवीनीकरणीय प्राकृतिक संसाधन है। भूपृष्ठ का 3/4 भाग जल से ढका है। जल के क्षेत्र को जलमंडल कहते हैं। यह जल के विभिन्न स्रोतों जैसे नदी, झील, समुद्र, महासागर आदि जैसे विभिन्न जलाशयों से मिलकर बनता है। यह सभी प्राणियों के लिए आवश्यक है। महासागरों का जल लवणीय है और मानवीय उपयोग के लिए उपयुक्त नहीं है। अलवण जल केवल 2.7% ही है, यानी पीने योग्य वाटर जो है 2.7% है। इसका लगभग 70% भाग बर्फ की चट्टानों, चादरों और हिमानियों के रूप में अंटार्कटिका, ग्रीनलैंड और पर्वतीय प्रदेशों में पाया जाता है। जल में ऑक्सीजन की कमी के कारण मछलियां मर जाती हैं। पानी को साफ करने का सबसे अच्छा तरीका पानी को उबालना है। गंदा पानी पीने से दस्त और हैजा हो सकता है। दस्त या उल्टी में शरीर का बहुत सारा पानी बाहर निकल जाता है। आगे मृत सागर। जैसे यहाँ पे व्यक्ति जो तैर रहा है, ऐसे चाहे जो भी व्यक्ति चला जाए, ऐसे पूरा उसमें तैरता है, डूबता नहीं है। मृत सागर। वैसे तो सभी सागरों के पानी में नमक होता है, लेकिन मृत सागर दुनिया का सबसे नमकीन सागर है। इतना नमकीन है कि लगभग 1 लीटर पानी में 300 ग्राम नमक होता है। मृत सागर में हम ऐसे तैर सकते हैं जैसे आराम से लेटे हों। जैसे यहाँ पे देख रहे हैं, लेट के जो है पढ़ रहा है। आगे देखते हैं मलेरिया। मलेरिया
रोनाल्डो रेस ने सबसे पहले बताया कि मलेरिया मच्छरों के कारण होता है। ये कहाँ के थे? तो भारतीय मूल के निवासी थे। मलेरिया बुखार में कपकपी और ठंड लगती है। मलेरिया मादा मच्छर एनाफिलिस से फैलता है। मलेरिया को दूर करने की दवाई सिनकोना पेड़ की छाल से बनाई जाती है। आगे एनीमिया। एनीमिया हीमोग्लोबिन या आयरन की कमी के कारण होता है। यह शारीरिक और मानसिक रूप से प्रभावित करता है। इससे बच्चे ठीक से पढ़ते नहीं हैं, उनका एनर्जी लेवल लो हो जाता है, पढ़ाई में ध्यान नहीं रहता। आगे उद्हुयु, वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। सर्दियों में खेत में ही ताज़ी सब्जियों को मसालों के साथ एक मटके में भरते हैं और उसको सीलबंद कर देते हैं। कोयले के अंगारों में मटके को उल्टा रखकर सब्जी को पकाया जाता है। इस पकी सब्जी को उधुयु कहते हैं। गुजराती में उधुयु का मतलब होता है उल्टा। उधुयु के साथ मिट्टी के चूल्हे में पकी बाजरे की रोटियों को खाया जाता है। साथ में मक्खन, दही और छाछ भी ली जाती है। आगे लिंगहु फेन। क्या है? लिंगहु फेन। लिंगहु फेन सांप के मांस से बनाया जाने वाला पकवान है जिसे हांगकांग में खाया जाता है। आगे देखते हैं खाने की चीज़ों को जो जल्दी खराब होने से बचाने के लिए घरेलू उपाय। जैसे दूध को खराब होने से बचाने के लिए हम उसको उबाल के रखते हैं। हरी धनिया है, उसको खराब होने से बचाने के लिए गीले कपड़े में लपेट कर रखते हैं। पके हुए चावल को एक कटोरे में डालकर पानी के बर्तन में रखते हैं। प्याज और लहसुन को खुले में रखते हैं, नमी से बचाकर